हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट भौतिक जगत को समझेंगे। बस इसी एक वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट को फिनिश करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपके एग्जाम में चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने क्लास 11 के अंदर साइंस ली है तो आपको ये पता होना जरूरी होगा कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो एक विज्ञान की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित और प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। जो हमारी प्रकृति में जो भी घटनाएं होती है उनका हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, जिनसे हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है और हम जो भी प्रयोग करते हैं और प्रयोगों द्वारा प्रमाणित जो हमें ज्ञान मिलता है उसी को हम विज्ञान कहते हैं। अब हम देखते हैं कि विज्ञान साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइंस। और साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। आपकी किताबों में साइंटिया लिखा हुआ होगा लेकिन वो गलत है, उसका राइट आंसर होगा आपके साइंसिया, जिसका अर्थ होता है जानना। या आपको एक छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइंस को क्या अर्थ होता है, तो आपको लिखना है जानना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि क्या होती है? प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन की सुव्यवस्थित विधि को वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। जो भी हमारी प्रकृति में घटनाएं घटित होती है उनके अध्ययन की सुव्यवस्थित विधि को ही हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। इसके प्रमुख चरण निम्नलिखित है। वैज्ञानिक विधि के कुछ चरण है वो आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखने होंगे। आपको सबसे पहला होगा व्यवस्थित प्रेषण, दूसरा होगा नियंत्रित प्रयोग, तीसरा होगा गुणात्मक तथा मात्रात्मक विवेचना, चौथा होगा गणितीय निरूपण और पांचवा होगा भविष्य कथन, छठा होगा सिद्धांतों का सत्यापन। अगर आप किसी भी चीज को करना चाहते हैं तो आपको इन 6 स्टेप को फॉलो करना होगा। सबसे पहला व्यवस्थित प्रेषण, फिर आपको नियंत्रित प्रयोग करने होंगे, फिर इसका गुणात्मक तथा मात्रात्मक विवेचना को देखना होगा, फिर आपको गणितीय निरूपण करना होगा और पांचवा होगा आपका भविष्य कथन और छठा होगा आपके सिद्धांतों का सत्यापन। ऐसे तो है नहीं किसी की भोपा जी को अंदाता है और उन्होंने बोल दिया कि भाई साहब E= होता है mc², इसे हमें सिद्ध करना पड़ता है। तो आपको इस तरीके से वैज्ञानिक विधि और वैज्ञानिक विधि के चरण याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं फिजिक्स, भौतिकी। फिजिक्स किसे कहते हैं? विज्ञान की वे शाखा जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान कहलाती है। विज्ञान की वे शाखा जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। एक और डेफिनेशन है भौतिक विज्ञान की, विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा के अन्योन्य क्रिया का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान कहलाती है। एक डेफिनेशन तो यह है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान कहलाती है। और दूसरी डेफिनेशन आपकी यह भी हो सकती है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य और ऊर्जा के अन्योन्य क्रिया का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहलाती है। फिर भौतिकी है फिजिक्स। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकृति। जो फिजिक्स शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है और इसका अर्थ होता है प्रकृति। फिर आता है आपका अगला पॉइंट, भौतिकी का प्रायोजन तथा उत्तेजना। भौतिकी के प्रायोजन तथा उत्तेजना के 2 प्रकार होते हैं। पहला है स्थूल भौतिकी मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, दूसरा है सूक्ष्म भौतिकी माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। अब हम बात करते हैं पहले स्थूल भौतिकी के बारे में। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पार्थिव तथा खगोलीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है स्थूल भौतिकी कहलाती है। तो स्थूल भौतिकी क्या परिभाषा होगी? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पार्थिव तथा खगोलीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है स्थूल भौतिकी कहलाती है। फिर आता है आपका सूक्ष्म भौतिकी। भौतिक विज्ञान की वे शाखा जिसमें परमाणविक, आणविक तथा नाभिकीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म भौतिकी कहलाती है। सूक्ष्म भौतिकी के अंदर किया जाता है परमाणविक, आणविक एवं नाभिकीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं स्थूल भौतिकी। स्थूल भौतिकी की 5 शाखाएं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला यांत्रिकी मैकेनिक्स, तो द्रव्य की गति के नियम तथा गुरुत्वाकर्षण नियमों का अध्ययन किया जाता है। ये रॉकेट, नौदन, पिंड की साम्यावस्था, गति आदि से संबंधित है। सबसे पहला प्रकार है आपका यांत्रिकी मैकेनिक्स। इसके अंदर द्रव्य की गति के नियम,
गुरुत्वाकर्षण के नियमों का अध्ययन किया जाता है। ये रॉकेट, नौदन तथा पिंड की साम्यावस्था गति आदि से संबंधित है। फिर आपका दूसरा पॉइंट है विद्युत चुंबकत्व। आवेशित तथा चुंबकित वस्तु से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके मूल नियम कूलाम, एम्पियर, फेराडे आदि द्वारा दिए गए। इसमें विद्युत धारा की उत्पत्ति, धारावाही चालक की गति, रेडियो तरंगों का संचरण आदि का अध्ययन किया जाता है। विद्युत चुंबकत्व के अंदर क्या किया जाता है? आवेशित तथा चुंबकित वस्तु से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और इसके जो नियम है वो कूलाम, एम्पियर, फेराडे आदि द्वारा दिए गए। इसमें विद्युत धारा की उत्पत्ति के बारे में, धारावाही चालक की गति, रेडियो तरंगों का संचरण आदि का अध्ययन किया जाता है। फिर आपके तीसरा पॉइंट है प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। प्रकाश की प्रगति, संचरण आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें प्रतिबिंब का निर्माण, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, व्यतिकरण आदि का अध्ययन किया जाता है। प्रकाशिकी के अंदर किया जाता है प्रकाश की प्रगति और संचरण का अध्ययन किया जाता है। इसमें प्रतिबिंब का निर्माण, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, व्यतिकरण आदि का अध्ययन किया जाता है। फिर आपके चौथा प्रकार है उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। इसमें उष्मा, ताप तथा सूक्ष्म कणों की गति का अध्ययन किया जाता है। इंजन, प्रशीतक आदि के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। उष्मागतिकी के अंदर क्या होता है? उष्मा, ताप तथा सूक्ष्म कणों की गति का अध्ययन किया जाता है। फिर आपके पांचवा पॉइंट है चिरसम्मत तरंग यांत्रिकी। इसमें दोलन गति, तरंग के संचरण का अध्ययन किया जाता है। चिरसम्मत यांत्रिकी के अंदर दोलन गति और तरंग के संचरण का अध्ययन किया जाता है। अब हम देखते हैं स्थूल भौतिकी की शाखाएं तो हमने देख ली 5 शाखाएं। अब हम देखेंगे सूक्ष्म भौतिकी की शाखाएं। सूक्ष्म भौतिकी की 6 शाखाएं होती है। सबसे पहला आता है आपके ठोस अवस्था भौतिकी। इसमें ठोस क्रिस्टल, अर्धचालक, मिश्र धातु आदि के गुण व उपयोग का अध्ययन किया जाता है। ये होगा आपके ठोस अवस्था भौतिकी। दूसरा है नाभिकीय भौतिकी। इसमें नाभिकीय संरचना व गुण, नाभिकीय अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फिर आपके तीसरा है सापेक्षिकता, रिलेटिविटी। इसमें प्रकाश के वेग से गतिशील पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है सापेक्षिकता के अंदर। फिर आपकी चौथा पॉइंट है अंतरिक्ष भौतिकी। इसमें अंतरिक्ष तथा अंतरिक्ष से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। फिर आपकी पांचवा है इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें अर्धचालक के गुण व उपयोगों का अध्ययन किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। छठा है प्लाज्मा भौतिकी। पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। यह अति उच्च ताप पर संभव होती है। इसके गुणों का अध्ययन प्लाज्मा भौतिकी में किया जाता है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं स्थूल भौतिकी व सूक्ष्म भौतिकी में अंतर। तो स्थूल भौतिकी के अंदर क्या होता है? पहला पॉइंट, इसमें पार्थिव तथा खगोलीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें परमाणविक, आणविक और नाभिकीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये चिरसम्मत यांत्रिकी के सिद्धांतों पर आधारित है और इसके अंदर ये है कि ये क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर आधारित है। फिर आगे बढ़ते हैं भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज। पहला पॉइंट है कि फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांतों के आधार पर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, जो आधुनिक प्रौद्योगिकी का मूल आधार है। दूसरा पॉइंट है उष्मागतिकी के नियमों के आधार पर उष्मा इंजन तथा प्रशीतक बनते हैं। तीसरा है कि गुरुत्वाकर्षण एवं गति के नियमों के आधार पर अंतरिक्षयान तथा कृत्रिम उपग्रह आदि का निर्माण संभव हुआ है। चौथा पॉइंट है कि नाभिकीय विखंडन द्वारा परमाणु बम, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन संभव हुआ है। पांचवा पॉइंट है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा सूर्य की सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। इससे सौर सेल, सौर बैटरी, सौर पंप, सौर वाहनों का विकास संभव हुआ है। फिर आपके छठा पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल आदि का निर्माण है जो संभव हो पाया है। इस प्रकार भौतिकी द्वारा प्रौद्योगिकी का जन्म होता है जो समाज कल्याण के लिए उपयोगी वस्तु तथा सेवा का निर्माण करती है। फिर आपके आगे आता है संसार के विभिन्न देशों के कुछ भौतिकविदों के प्रमुख योगदान। यहाँ पर आपको कुछ भौतिकविदों के नाम, उनके प्रमुख योगदान, आविष्कार और उनके मूल देश के बारे में बताया गया है। यह आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यह आपके बेसिक का आधार है, इसलिए आप इस टेबल को अच्छे से लर्न कीजिएगा। यह आपकी किताब के अंदर भी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यह आता है प्रौद्योगिकी तथा भौतिकी के बीच संबंध। यह भी एक टेबल है, यह भी आपको याद करनी है किताब की सहायता से। फिर अगला पॉइंट आता है प्रकृति के मूल बल। यह सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। प्रकृति के मूल बल कितने बल होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं।
पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा प्रबल नाभिकीय बल और चौथा है दुर्बल नाभिकीय बल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स। किन्हीं दो पिंडों के मध्य उपस्थित आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के मध्य उपस्थित गुरुत्वाकर्षण बल इनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? किन्हीं दो पिंडों के मध्य उपस्थित आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के मध्य उपस्थित आकर्षण बल इनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब आपको ये समझ में आएगा। गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ पर हमने दो पिंड ले लिए, एक है m1 और m2, इन दोनों को हमने मान लिया r, इन दोनों की दूरी को। तो सबसे पहला क्या है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के मध्य उपस्थित आकर्षण बल इनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, मतलब m1 m2, जो F प्रोपोर्शनल m1 m2, इसे आपको नंबर देना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तथा इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब F प्रोपोर्शनल 1/r²। ये समीकरण 1 और 2। तो समीकरण 1 व 2 से क्या निष्कर्ष निकला कि F है जो प्रोपोर्शनल है m1 m2/r²। फिर हम प्रोपोर्शनल की जगह G लिखेंगे और m1 m2/r²। यहाँ पर G क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, और G का क्या मान होता है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg²। ये G का मान होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो सदैव आकर्षण का होता है। गुरुत्वाकर्षण बल की परास होती है जो अनंत होती है, और गुरुत्वाकर्षण के मूल कण को ग्रेविटोन कहा जाता है। ये 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। और इसका उदाहरण हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के मध्य बल, ग्रह और उपग्रह के मध्य बल, ये गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण हो जाएंगे। फिर हमारा दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल। ये क्या होता है? किन्हीं दो आवेशित कणों के मध्य कार्यरत बल को विद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय बल किसे कहते हैं? किन्हीं दो आवेशित कणों के मध्य कार्यरत बल को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। कूलॉम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशित के मध्य कार्यरत विद्युत बल इनके आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ही है। इनमें आकर्षण बल है और यहाँ पर क्या है? आवेशित कणों के मध्य उपस्थित बल है। तो कूलॉम के नियम से क्या होता है? यहाँ पर हमारा मान लिया एक Q1 Q2, ये दो हमारे आवेश है और उनके बीच की दूरी है r। तो क्या होता है? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, इसे हम समीकरण नंबर 1 देंगे, और जो F प्रोपोर्शनल होगा 1/r²। ये नियम आपको ध्यान रखना। इस नियम के आधार पर हमने दो समीकरण बना ली। फिर हम क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 से F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल की जगह K का यूज करेंगे और Q1 Q2/r²। यहाँ पर हमारा K क्या है? एक नियतांक है और K का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके दो पॉइंट है। पहला है कि यह आकर्षण या प्रतिकर्षण का हो सकता है, दूसरा है कि इसकी परास अनंत होती है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे बल की तरफ। तीसरा बल है प्रबल नाभिकीय बल। नाभिक में अवयवी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मध्य उपस्थित बल को प्रबल नाभिकीय बल कहा जाता है। तो प्रबल नाभिकीय बल किसे कहते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मध्य उपस्थित बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। इसके कुछ पॉइंट है। यह सबसे प्रबल होता है। दूसरा है इसकी परास अति अल्प 10⁻15 मीटर होती है। यह आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रबल नाभिकीय बल की परास कितनी होती है, तो 10⁻15 मीटर होती है। तीसरा है कि यह नाभिक में मेसोन के विनिमय से उत्पन्न होता है। ये किसके विनिमय से उत्पन्न होता है? मेसोन के विनिमय से। अब हम बढ़ते हैं चौथे की तरफ। चौथा है दुर्बल नाभिकीय बल। किसी नाभिक में बीटा क्षय के समय दुर्बल नाभिकीय बल उत्पन्न होता है। तो दुर्बल नाभिकीय बल होता है वो नाभिक में बीटा क्षय के समय उत्पन्न होता है। इसके कुछ दो पॉइंट है प्रमुख। ये सबसे दुर्बल होता है। इसकी परास अति अल्प 10⁻16 मीटर होती है। ये आपको याद रखना है कि इसकी परास कितनी होती है? 10⁻16 मीटर। जब हम प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में चेंज करते हैं तो बीटा प्लस हो जाएगा, और इस तरह का हम जो चिन्ह बनाएंगे उससे हम न्यूट्रिनो कहेंगे। जब हम न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनाएंगे तो हमारा क्या होगा? बीटा का माइनस हो जाएगा, बीटा से हो जाएगा,
और V के ऊपर हम बार का चिन्ह लगाएंगे जिसे एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में बदलते हैं और न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदलते हैं। अब ये जो सारणी है उसे आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले हमें बल का नाम दे रखा है गुरुत्वाकर्षण बल। इसकी अपेक्षिक प्रबलता 10⁻⁻39 और इसकी परास अनंत होती है और किनके बीच लगता है? विश्व में स्थित सभी पिंड। दूसरा है दुर्बल नाभिकीय बल। इसकी जो अपेक्षिक प्रबलता होती है वो 10⁻13 और इसकी परास होती है वो 10⁻16 मीटर होती है और ये किनके बीच लगता है? इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रिनो के मध्य। फिर हमारा तीसरा है विद्युत चुंबकीय बल। इसकी अपेक्षिक प्रबलता 10⁻2 मीटर होती है और इसकी परास होती है वो अनंत होती है और ये किनके बीच लगता है? आवेशित कणों के बीच। और प्रबल नाभिकीय बल होता है उसकी अपेक्षिक प्रबलता 1 होती है और इसकी परास से जो 10⁻15 मीटर होती है और किनके बीच लगता है? ये न्यूक्लियनो और भारी मूल कण। ये जो 4 बल है वो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इन चारों बलों को अच्छे से याद कर लेना है। अब यहाँ पर एक समीकरण है यार, गुरुत्वाकर्षण बल अनुपात दुर्बल नाभिकीय बल अनुपात विद्युत चुंबकीय बल अनुपात प्रबल नाभिकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल को Fg से दर्शाएंगे और दुर्बल नाभिकीय बल को Fw से और विद्युत चुंबकीय बल को Fe से और प्रबल नाभिकीय बल को Fn से। और इनका अनुपात होगा 1:10⁻25 अनुपात 10⁻36 अनुपात 10⁻38। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर की छोटे क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा सकता है। फिर आता है प्रकृति के विभिन्न बलों प्रभाव क्षेत्रों के एकीकरण की प्रगति। ये वाली जो चीजें हैं वो आपकी किताब में दे रखी है सारणी के अंदर। ये सभी चीजों को आपको एक बार देख लेना है। अब हम बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है आपके भौतिक नियमों की प्रकृति। ये वाला जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से देखिए। सबसे पहला इसके अंदर है आपके ऊर्जा संरक्षण नियम। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे विद्युत मोटर जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि ऊर्जा संरक्षण नियम को लिखिए, तो आपको लिखना है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये नियम आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। दूसरा है आपके रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। जब किसी निकाय पर बाह्य बल अनुपस्थित होता है तो निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है। इसे हम रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं कि जब किसी निकाय पर बाह्य बल अनुपस्थित होता है तो निकाय का रेखीय संवेग जो नियत होता है, जब F=0 होता है तब P=0 नियत होता है। यह आपके रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम। तीसरा है कोणीय संवेग संरक्षण नियम। जब किसी निकाय पर बाह्य बल आगुण 0 होता है तो निकाय का कोणीय संवेग नियत होता है और उसका उदाहरण है ग्रह की गति में कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। चौथा है आवेश संरक्षण नियम। इस नियम के अनुसार विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। उदाहरण Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2। यह था आपका पहला चैप्टर। इसके अंदर सिर्फ आपके 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। पहला है प्रकृति के मूल बल, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रबल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। दूसरा है भौतिक नियमों की प्रकृति, जिसके अंदर ऊर्जा संरक्षण नियम, रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम और आवेश संरक्षण का नियम। बस आप इन 2 टॉपिक्स को पक्का कर लीजिए तो आपके एक भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं छूटेगा। एक और वीडियो आएगी चैप्टर फर्स्ट पर, जिसके अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो जानकारी सबसे पहले मिले।